और बच्चा लोग कैसा है तुम लोग? बढ़िया होगा। देखो कल हमने जहाँ छोड़ा था यानी असेसमेंट की जगह असेस योर अंडरस्टैंडिंग, वहीं से मैं शुरू करूँगा। ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को, ठीक है? तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, बस वैसे ही करूँगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग असेस योर अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि हमने 4-5 कॉन्सेप्ट सीख लिए थे और उसके बाद असेस योर अंडरस्टैंडिंग हमको करना था। पिछली क्लास में हमने कहा था कि भाई इसको करना, तुम लोग ट्राई करना। तुमने क्या ट्राई किया नहीं किया पता नहीं, बट मैं तुमको अभी करके इसको बताता हूँ और फिर आगे बाकी सारे कॉन्सेप्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। असेस योर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। कहता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस, लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी यानी कि पूरे जीवन में अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूरे लाइफ टाइम में अकाउंटिंग जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, उसकी अकाउंटिंग जो रिजल्ट्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। इनमें से किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुम्हारा आंसर होना चाहिए? अकाउंटिंग पीरियड। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हेन इन्फॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट इंटरप्राइजेज, दो डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैं, हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर, एक ही तरीके से प्रेजेंट किया गया हुआ है। इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट्स, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आएगा वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा? ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा? वेरीफाइबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो दिखाएगा क्या? सिमिलर मैनर में है, सिमिलर मैनर में है। तो इन्फॉर्मेशन से क्या पता चलेगा? इन्फॉर्मेशन से रिलायबिलिटी का पता चलेगा। समझ गए? इन्फॉर्मेशन से रिलायबिलिटी का पता चलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर, यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियर फ्यूचर में नहीं बिकने जा रही है, ठीक है, या लिक्विडेट नहीं होने जा रही है, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? गोइंग कंसर्न। समझ गए? कौन सा होगा? गोइंग कंसर्न। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर की वर्ड क्या है? यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, नन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए? डिसीजन किस पर बेस्ड होगा? प्राइमरी क्वालिटीज़ क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जिस पर डिसीजन बेस्ड होगा? क्या वो रेलिवेंट होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम बायस होना चाहिए, यानी अकाउंटेंट की जो बायसनेस है, किसी चीज़ को किसी तरीके से ट्रीट करना, किसी चीज़ को किसी तरीके से ट्रीट करना, वो अपने हिसाब से अगर करता है तो। रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो किस बेसिस पे डिसीजन होगा? रिलायबिलिटी एंड कंपेर, देखो सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, नन ऑफ द अबव। तो क्या प्राइमरी क्वालिटीज होनी चाहिए? रेलिवेंस, फ्रीडम फ्रॉम बायस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, नन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए तुम्हारा आंसर? भाई रिलायबल और रेलिवेंट और फ्रीडम फ्रॉम बायस तो होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। तो जैसे ही रेलिवेंट होगा तो कंपेरेबल होगा, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो तीसरा वाला है ना ऑप्शन, मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगता है, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंस, कंपेरेबल हो और कंसिस्टेंट हो, ठीक है। चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं। ये है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है या कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है। तो ये क्या कहता है, पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें कहता है, ये है स्टेटमेंट को तुम पढ़ते रहना। मैं तुमको बता दूं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप खरीदते हो ना, बिजनेस के लिए जो भी चीज़ परचेज करते हो, उसको जिस वैल्यू पे तुमने आज परचेज की है वही रिकॉर्ड साल दर साल तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते जाते हो। समझ गए? मार्केट वैल्यू नहीं दिखाते, बुक वैल्यू, उसी को बुक वैल्यू कहते हैं। जो तुम साल दर साल सेम वैल्यू आप दिखाते जाते हो, वही वैल्यू जिस पे तुमने खरीदी थी, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। The cost concept requires that all assets are recorded in the book of accounts at their purchase price, which includes
अब परचेज प्राइस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज़। तो ये सारी इसमें जुड़ी हुई होंगी। तो जिस बेसिस पे, जिस प्राइस पे तुमने खरीदा उसी को रिकॉर्ड करोगे और साल दर साल यही रिकॉर्ड करते रहोगे तुम, इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो एक बिल्डिंग तुमने खरीदी 5 लाख रुपए की आज, तो 5 लाख रुपए तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिए, अगले साल वही बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 10 लाख, तो तुम क्या करोगे? 10 लाख रुपए लिखोगे? नहीं, 5 लाख ही रहेगा उस बुक्स में। फाइन, चाहे वैल्यू चाहे बढ़ गई हो चाहे घट गई हो, जितने में तुमने खरीदी थी वही वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन रहेगी। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हमने समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। मैंने कहा कि जून 2022 में मान लो कि एक ओल्ड प्लांट परचेज किया गया 50 लाख में, शिवा एंटरप्राइज ने परचेज़ किया। शिवा एंटरप्राइजेज ने परचेज़ किया, जो एक मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट पाउडर, मतलब डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चर करती है उस बिज़नेस में। 10,000 रुपये खर्च किए गए इसके ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। 15,000 रुपये खर्च किए गए रिपेयर में फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट इनटू रनिंग पोजीशन। 25,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन पे तमाम खर्चे हुए, यानी 10-15 कितना हो गया? 25 कितना हो गया? 50। तो 50,50,000 रुपये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। कितने रिकॉर्ड करेगा? 50,50,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट इज समथिंग विच हैज़ बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। ये बात मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जो बिल्डिंग 2.5 करोड़ की खरीदी थी तुमने, द परचेज प्राइस विल रिमेन द सेम फॉर ऑल ईयर्स टू कम दो इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज। ये बात भी मैं बता चुका हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट को अडॉप्ट करने से क्या आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिविटी आती है इन रिकॉर्डिंग एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इजीली वेरीफाइबल। कहाँ से? जो रिकॉर्ड है, परचेज डॉक्यूमेंट है, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लेते हो। चूँकि ये वेरीफाइबल है इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है। ऑब्जेक्टिविटी याद रखना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रिंग्स इन व्हाट? ऑब्जेक्टिविटी। ये पेपर में पूछता है तुम लोगों को। मार्केट वैल्यू बेसिस क्या है? ये रिलायबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एसेट में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेकिंग द कंपैरिजंस बिटवीन वन पीरियड टू अनदर वेरी डिफिकल्ट। तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट वैल्यू चूँकि चेंज होता रहता है, तो एक साल से दूसरे साल के अपने फिगर को अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कंपेयर नहीं कर सकते तुम। सो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन, मैंने यहाँ पर लिखा लिमिटेशन बॉस। क्या लिखा बॉस? मैंने लिखा लिमिटेशन, ठीक है। मैंने लिखा ये इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट का। क्या कि डजंट शो द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ट्रू वर्थ नहीं बताता। इससे हो सकता है कि इट मे लीड टू हिडन प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट विच द एसेट कैन बी रिप्लेस्ड आर हायर देन द वैल्यू एट विच दीज आर सोन, लीडिंग टू हिडन प्रॉफिट्स। तो ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस द मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट एट विच the asset can be replaced are higher than the value of which these are shown in the books of accounts। इससे हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉफिट जो है लीडिंग टू हिडन प्रॉफिट। तो एक कॉन्सेप्ट समझ गए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे की तरफ चलते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बंधु? कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे पहले ही बता चुका हूँ, डेबिट डेबियर, क्रेडिट क्रेडियर। तो डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो उन दोनों एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या होता है ना, कंप्लीट ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना कहते हैं इसको हम। यानी यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई, मतलब समझ में आ गया गया कहाँ और आया कहाँ से, ये बिल्कुल पता चल गया, बंध गया ये एक दायरे में बंध गया। इसका हमको वेरीफाई भी कर सकते हैं कोई चीज़ आई कहाँ से और पैसे कहाँ से हैं, तो ये पता चल जाएगा। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। यानी एटलीस्ट 2 अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। जैसे मान लो तुमने मशीनरी खरीदी 5 लाख की, जैसे तुमने मशीनरी खरीदी 5 लाख की, तो मशीनरी 5 लाख की आ गई, तो तुम्हारे पास से कैश गया और मशीनरी आ गई, है ना। तो इसके 2 एस्पेक्ट हो गए, 2 अकाउंट यहाँ पर बने, एक कैश अकाउंट बना और एक मशीनरी अकाउंट बना, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट के नाम से यहाँ पर संबोधित करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन वाइज ट्रांजैक्शन में 2 डिफरेंट आइटम को हम लोग चूज़ करेंगे। एक कैश हो गया, इसमें 2 चीज़ें क्या इन्वॉल्व है, तो कैश इन्वॉल्व है, मशीनरी इन्वॉल्व है। इसी को हम दे देंगे नाम क्या, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट, कैश चला गया, मशीनरी आ गई, दोनों एस्पेक्ट को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, कैश को भी और मशीनरी को भी रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन अ सम ऑफ ₹50 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक्सप्लेनेशन का तरीका है या बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको समझोगे तो तुमको समझ में आएगा कैपिटल क्या बला होती है, कैपिटल को क्यों हम लायबिलिटी बोलते हैं और कहाँ पर क्यों लिखते हैं। देखो सर,
तो इन्वेस्ट किया उसने 50 लाख रुपए, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मनी ब्रॉट इन बाय राम क्या हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगी, कैश बिजनेस का बढ़ जाएगा बाय 50 लाख, और साथ साथ क्या हो जाएगी, ओनर की जो इक्विटी है, कैपिटल है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी बाय एन इक्वल अमाउंट। तो ओनर कौन है, राम है, राम की इक्विटी या राम का कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा, 50 लाख से बढ़ जाएगा, तो कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा। इट मे बी सीन दैट द टू आइटम्स दैट गॉट अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन आर कैश एंड कैपिटल अकाउंट्स। अभी मैंने मशीन और कैश का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हमने दे दिया। चलो यार, तुमको समझाने के लिए ये भी एग्जांपल ठीक है। अनदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्दर। सपोज द फर्म परचेज गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन कैश। जैसे मैंने अभी भी तुमको उसके बारे में बताया है ना, कैश। तो एसेट स्टॉक ऑफ गुड्स एक साथ बढ़ा और आपके दूसरे साथ कैश आपका चला गया। अगर मान लीजिए अगर फर्म ने एक परचेज किया 30 लाख की मशीन, क्रेडिट पे, उधार पे खरीदा, तो उधार पे खरीदा तो मशीन बढ़ गई और तुम्हारी उधारी जो है वो भी बढ़ गई। मशीन भी आ गया और तेरी दूसरी तरफ से उधारी भी बढ़ गई। तो उधारी भी बढ़ गई तो हमने कहा कि लायबिलिटी भी बढ़ गई और आपका एसेट भी इंक्रीज हो गया। तो डुअल इफेक्ट टेक प्लेस इन केस ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इज ऑल्सो नोन एज ड्युअलिटी प्रिंसिपल। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। गुड बॉयज, नीचे आ जाओ भाई। द ड्युअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। अरे वाह, क्या बात है, ये बहुत बढ़िया चीज़ सिखाऊंगा मैं तुमको। ये जो ड्युअलिटी प्रिंसिपल है इसको कॉमनली हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। और फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? जैसे मैंने लिखा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी ये तुम ये समझ लो कि जब तुम कोई इक्वेशन लिखते हो तो तुम्हारा क्या होता है, RHS इज इक्वल टू LHS। 10वीं पास हो ना तुम लोग ने, एग्जाम दिया, चलो कोई नहीं, 10वीं जब पास कर जाओगे तो 10वीं तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने। तो तुम्हारा क्या होता है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन होता है और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन होता है। तो राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, है ना, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद जब तुम इसको मैच करोगे। अच्छा, इस पर एक पूरा चैप्टर ही अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर है जो तुमको बाद में कराऊंगा मैं। यानी इक्वेशन कहता है कि एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ओनर्स एंड आउटसाइडर्स। तो एसेट्स क्या होगा, ओनर का क्लेम, यानी जो कैपिटल है वो ओनर का क्लेम होता है, और जो बिजनेस की लायबिलिटी है ना, आउटसाइडर लायबिलिटी है, दोनों के बराबर ही होगा हमेशा ही। समझ गए? सो द क्लेम्स ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी ऑफ ओनर, इसको कैपिटल भी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, एंड आउटसाइडर को बोलते हैं क्रेडिटर्स इक्विटी। दो फोल्ड इफेक्ट है, ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट इन सच ए मैनर दैट द क्वालिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन इज मेंटेन। The two-fold effect in respect of all transaction must be duly recorded in the books of accounts of the business. In fact, this concept forms the core of double entry system of accounting. देखो यही जो कॉन्सेप्ट है ना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का कोर है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का कोर है, ये याद रखना। फाउंडेशन है, डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन फॉर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। It provides the very basis for recording business transactions into the books of accounts. ये सब बातें याद रखनी है, ये सब बातें आपको पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है, बाद में तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो अच्छे से। मेरी बात सुनोगे तो ज़्यादा समझोगे, समझिए, मेरी बात समझना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, फिर समझ जाओगे। बहुत ही शॉर्टकट में बात समझो। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लो तुमने सेल किया, मान लो तुमने सेल किया, उधार सेल किया, पैसे अभी नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, लेकिन सेल अभी किया ना तो उसको अभी रिकॉर्ड करोगे। पैसे भले अगले महीने मिले, कोई बात नहीं, अगले महीने पैसे मिलेंगे, पैसे दिखेंगे, लेकिन अभी सेल किया ना, अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड रियलाइजेशन। अभी परचेज किया, चाहे उधार परचेज किया हो, अभी रिकॉर्ड करेंगे। कैश परचेज किया तो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर उधार भी परचेज किया तब भी तुम अभी ही रिकॉर्ड करोगे, कल नहीं। दैट इज व्हाट कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। या रेवेन्यू में मतलब वही सेल की बात रेवेन्यू में हो गई, है ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन या अब जब मैं रियलाइजेशन बोलूँगा तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि परचेज हो या सेल हो। जब मैं बोलूँगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो मैं कहूँगा भाई सेल, ठीक है। तो तुमने पैसे कल मिलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सेल आज इफेक्ट कर दिया ना, तो आज हो गया उसका रिकॉर्ड, आज करोगे। इसी चीज़ को तुम यहाँ पर पढ़ो। कहता है द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। ठीक है सर, क्या करेंगे, कब करेंगे, ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड।
तभी करेंगे जब ये रियलाइज़ होगा। ठीक है, यानी यहाँ दो क्वेश्चन आता है। पहला आता है फर्स्ट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एंड दूसरा कहते हैं रेवेन्यू इज रियलाइज। तो दो प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो पहले वाले को पहले लेते हैं, तो पहले लो, यानी रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम पहला द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अकाउंटेंसी इंटरप्राइजेस एंड यूज बाय अदर्स ऑफ द इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स। ठीक है ना, इंटरप्राइज के रिसोर्सेज का दूसरा इस्तेमाल करता है और उससे हमको क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है या इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, समझिए। तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। फाइन। दूसरी बात, रेवेन्यू इज अज्यूम टू बी रियलाइज्ड, यानी रेवेन्यू रियलाइज की बात हो रही है। तो रेवेन्यू रियलाइज होना कब माना जाता है, द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड। So credit sales are treated as revenue on the day sales are made and not when money is received from the buyer। यही बात अभी बताया मैंने, ये बात यहाँ पर मैंने लिख के भी बताया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द टाइम बेसिस, यानी टाइम जब रेंट ड्यू हो गया तो, कमीशन ड्यू हो गया तो, इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो उस बेसिस पे हम करेंगे, चाहे मेरे को मिला हो चाहे नहीं मिला हो। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा। फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 even if received in April 2022 will be taken into profit and loss account of the financial year ending 31st March 2022 and not in the financial year beginning with April 2022। तो हम इसको इसी साल में काउंट करेंगे, अगले साल में काउंट नहीं करेंगे। भाई इस महीने का रेंट था, इसी महीने में काउंट करेंगे, अप्रैल की मार्च की फीस मार्च में ही करेंगे, भले ही तो अप्रैल में मेरे को दे। समझ गए? चलो, सिमिलरली अगर इंटरेस्ट ऑफ फॉर अप्रैल 2022 इज रिसीव्ड इन एडवांस, चलो मार्च में रिसीव कर लिया तूने, मेरे को फीस अप्रैल वाली फीस भी मार्च में जमा करा दी, तो मैं कहूँगा भैया ये अप्रैल की फ़ीस है, मार्च में जमा कराई कोई बात नहीं, बट ये रिकॉर्ड करेंगे हम अप्रैल में। ठीक है ना, अप्रैल वाले में उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, मार्च वाले में नहीं, मार्च में काउंट नहीं करेंगे, उसको अप्रैल में काउंट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ इसके, लेकिन ये जो रेवेन्यू रिकग्निशन है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस को नोट कर लो। क्या क्या, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलता है, तो भाई जितना पोर्शन उस कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफाई हो गया है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट का जितना पोर्शन सर्टिफाई हो गया उसी पोर्शन को हम लोग इस साल रिकॉर्ड करेंगे और अगले पार्ट वाला अगले साल करेंगे। समझ में आई बात? कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड, तो जितना कंप्लीट हो गया उसी को हम रियलाइज मानेंगे, जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको रियलाइज नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो तुम लोग देखोगे बंधु वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी खर्चा है उसको उस साल की इनकम के साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, जिस साल का खर्चा है उसी साल की इनकम से उसको हम मैच करते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? चलो अब पढ़ते हैं यहाँ पे। ये कहता क्या है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। यही बात कही है ना मैंने अभी। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दीज रेवेन्यूज मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इसको हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स आर मैच्ड विद देयर सेल्स रेवेन्यू, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल के थ्रू हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ध्यान से समझना। देखो, while ascertaining the profit or loss of the accounting year, we should not take the cost of all the goods produced or purchased during that period, but consider only the cost of goods that have been sold during that year। पहली बात समझ में आ गई? क्या लिखा मैंने कि जब प्रॉफिट और लॉस किसी अकाउंटिंग ईयर का आपको पता करना हो तो सारे गुड्स का आपको कॉस्ट नहीं लेना जिसको आपने प्रोड्यूस किया, आपको सिर्फ उतने का ही लेना जितने को आपने बेचा है। हेलो, जितने को तुमने बेचा है सिर्फ उसी का लेना है। बात समझ में आ रही है? जितने को बेचा है सिर्फ उतने को लेना, उतना कॉस्ट लेना है। हाँ, जितना बनाया उसका नहीं लेना। बात समझ में आ रही है? जब तुमको प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करना हो उस पर्टिकुलर ईयर का, तुम उस साल जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस किए उसका कॉस्ट नहीं लेना प्रॉफिट असरटेन करने के लिए, जितना बेचा उसका क्या कॉस्ट है उसको लेना है। समझ गए? तो अगर मान लो 5000 किलोग्राम, 5000 शर्ट्स तूने बनाए, 5000 शर्ट्स तूने बनाए और तुमने 2000 शर्ट ही बेचे हैं, तो 2000 शर्ट की सेल्स का 2000 शर्ट की कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट निकलेगा बंधु 5000, नहीं करने जितना टोटल तूने बनाया। बात समझ में आई? चलो, द मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इम्प्लाइज, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, दैट ऑल द रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वेदर रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर और नॉट एंड ऑल कॉस्ट इनकर्ड वेदर पेड ड्यूरिंग द ईयर और नॉट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ओके, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो सर, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि सारा चीज़ भाई डिस्क्लोज करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीज़ें खुल के बताओ, कुछ भी छुपाओ मत। कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज मस्ट बी फुल्ली एंड कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर अकम्पनिंग फुट नोट्स, यानी जहाँ कहीं भी इसको आप फुट नोट की तरह करते हो वहाँ पर फुल्ली डिस्क्लोज कर देना है, बता देना है, खोल के बता देना है। दिस इज टू इनेबल द यूजर्स टू मेक करेक्ट असेसमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। तो जो यूज़र होंगे वो उसकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी या उसके फाइनेंशियल साउंडनेस को अच्छे से समझ पाएंगे और वो फिर इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। किसके बेसिस से? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक है, प्रॉपर अगर डिस्क्लोजर है मटेरियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का तो कंपनीज एक्ट 2013 ने फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है या सेबी का गाइडलाइन है जिसको तुम फॉलो करोगे और तुम उस हिसाब से मैंडेटरी, उस हिसाब से तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज डाल रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको उस हिसाब से रिकॉर्ड करोगे ताकि फुल्ली डिस्क्लोज हो जाएगा। स्टोरी समझ में आई? उसके बाद है बेटा जी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब जो चीज़ एक बार फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करते चलो। ठीक है, बदलने की अनेसेसरी बदलने की जरूरत नहीं है। मतलब ये भी नहीं है कि तुम बदल नहीं सकते, तुम बदल सकते हो बट इसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुमको देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखोगे तो कंपेरेबिलिटी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे कि कंपेरेबिलिटी नहीं होगी, रेलिवेंस नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट would be useful in drawing conclusion regarding the working of an enterprise only when it allows comparisons over a period of time as well as with the working of other enterprises. So both inter-firm हो चाहे inter-period comparisons हो, इसके लिए आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो भी आप फॉलो करते हो दैट शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो दैट शुड बी क्लियर, प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो दैट शुड बी यूनिफॉर्म एंड एक समान रहना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर। इस केस को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग थ्रू केस। ठीक है ना, इस बात को समझने के लिए एक केस मैंने दे दिया और यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा ध्यान से इसको देखना। एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज इन द करंट ईयर as compared to that in the previous year. So he may compare this year's net profit with that in the last year. लेकिन उसने क्या देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट किए गए थे वो तो अलग हैं, तो भाई तो कंपेयर ही नहीं होगा। अब डेप्रिसिएशन चैप्टर भी तुमको पढ़ाऊंगा तो उसमें तुमको डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स मेनली 11th में पढ़ाई होते हैं। तो दो मेथड्स के बारे में, कई सारे मेथड्स हैं लेकिन 11th में दो मेथड ही होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स्ड अमाउंट होता जाता है और रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन होती है तो जितनी वैल्यू डेप्रिसिएशन घटने के बाद जो वैल्यू बच जाती है ना अगले साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो ऑब्वियस है कि जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा उसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होता जाएगा और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमेशा बराबर ही रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर कोई फर्म एक साल तो स्ट्रेट लाइन से जाती है, दूसरे साल WDB से जाती है, तो पॉलिसी उसने चेंज कर दी। जब प्रैक्टिस और पॉलिसी दोनों उसने चेंज कर दी तो कंपेयर कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि किसी साल में कुछ और डेप्रिसिएशन होगा, किसी साल में कुछ और डेप्रिसिएशन होगा, यार प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो तुम जो है कंपेयर नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पर हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं पुत्रों, बच्चों। The 2 years are different. The profit figures will not be comparable because the method adopted for the valuation of stock in the past 2 years is inconsistent. ठीक, so therefore important that the concept of consistency is followed in preparation of financial statement so that results जो हो दोनों के लिए comparable हो, दोनों पीरियड का comparable हो। अच्छा, अगर consistency होगा तो उसका फायदा क्या होगा? देखो, consistency जो है भाई साहब पर्सनल बायस को एलिमिनेट करते हैं। पर्सनल बायस, पर्सनल कोई विचार नहीं है यार, एक फॉलो हम कर रहे हैं तो हम उसको फॉलो करते रहेंगे बस। कल हमारा मन बदल गया तो हम चीज़ बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी को कहते हैं बायसनेस। तो कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ टू एंटरप्राइजेज वुड बी मीनिंगफुल अगर सेम काइंड ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स और पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हो तो। हाउएवर, मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं है कि तुम बदल नहीं सकते, तुम बदल सकते हो। तो मैंने कहा हाउएवर कंसिस्टेंसी डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी कंसिस्टेंसी रोकती नहीं है आपको। नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंजेस आर फुल्ली डिस्क्लोज्ड बाय प्रेजेंटिंग देम। तो जो भी तुमने चेंजेस करे हैं उसको तुम क्या करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दोगे कि इसके क्या प्रोबेबल इफेक्ट्स होंगे, वो भी तुम बता दोगे। फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस में जो भी इसके प्रोबेबल इफेक्ट होंगे उसको भी तुम उसमें बता दोगे। अब जो नेक्स्ट है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि प्रूडेंस भी इसको हम बोलते हैं।
इसका मतलब होता है कि होने वाले फ्यूचर में एस्टिमेटेड खर्चों को रिकॉर्ड कर लो, होने वाले लॉस को रिकॉर्ड कर लो, लेकिन होने वाले फ़ायदे को, होने वाले सेल को रिकॉर्ड मत करो यार। नहीं पता क्या लॉस होगा, नहीं पता तुमने जो माल बेचा वो तेरे को पैसे देगा कि नहीं देगा, ये नहीं मालूम। लेकिन एक प्रैक्टिस है, एक मतलब अंदाज़ा है, एस्टिमेट है कि भाई 5% या 10% का तुम्हारा डूबेगा। तो 10% जो डूबेगा, डूबा नहीं, डूबेगा, उस गा को भी रिकॉर्ड करना है। लेकिन 10% से तुम्हारी सेल इंक्रीज हो जाएगी, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, इसका मतलब यही है, समझ गए। तो कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ कॉन्शियस अप्रोच, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कॉन्शियस अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन असर्टेनिंग इनकम सो दैट प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज आर नॉट ओवर स्टेटेड। ठीक है, कहते हैं कि समझदारी से काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट जो है उसकी एंटरप्राइज की, ऐसा ना हो कि ज़्यादा दिख जाए। अरे प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा बंधु, पता है क्या, सरकार कहेगी टैक्स तो मेरे को, तो उस प्रॉफिट पर टैक्स लेगी जो तूने कमाया नहीं, तो बेवकूफ़ी नहीं है ये। इसलिए क्या करना है, रेशनल रहना है, कॉन्शियस रहना है। The concept of conservatism requires that profits should not be recorded until realized. But all losses, यही मेन मुद्दा है, but all losses, even those which may have a remote possibility are to be provided for the books of accounts. यानी रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि दूर दूर तक, अगर कहीं दूर भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होगी ना, तो यार उसको रिकॉर्ड कर लो तुम। लेकिन प्रॉफिट जो तुमने कमाया नहीं है, रियलाइज नहीं किया, उसको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, इसमें मैं एक बात बताता हूँ, इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सी पॉलिसी पर बेस्ड है? प्लेइंग सेफ, प्लेइंग सेफ, सेफ खेलना है, और गेम ना सेफ खेलना है। यार क्यों ऐसे करके हम करें, क्यों हम ये सारी इन्फ्लेटेड चीज़ें रखें, जो होगा नहीं, हुआ नहीं, उसको क्यों लें। लेकिन जो बुरी चीज़ें हमारे साथ होंगी, होने वाली हैं, ऐसे देखो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया हुआ, इंश्योरेंस लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ भाई, लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया हुआ है? इसलिए लिया हुआ है कि अगर खुदा ने खास्ता कहीं कुछ मुझे हो गया तो मेरे बच्चे फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, इसलिए उन्होंने ले लिया हुआ है। रिमोट पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, बहुत ही इज़ वेरी फाइन एंड हेल्दी एंड वेरी यंग, बट व्हाट ही हैज़ टेकन an insurance policy on his life just to secure your future financially. He has taken it. तो यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है प्ले सेफ। क्या हो रहा है? प्ले सेफ, सेफ चलना है यार। ठीक है, इफ द प्रॉफिट्स असरटेन्ड आर मोर देन द एक्चुअल, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया एक्चुअल से, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल होगा, जो फेयर नहीं है, इससे कैपिटल आपका घट जाएगा, और कई चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन दे दी है, मैंने कहा कि चलो यार इसको समझा देते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, उसको एट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, जो दोनों में से लोअर है, हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं। डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना, है ना। राइटिंग ऑफ ये ऑफ है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, इसको फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट्स। ये एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। याद रखना है कि ये एप्लीकेशंस हैं ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से किस में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अप्लाई हो रही है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जिसको तुम देख के, समझ के, याद करके रख सकते हो, और बार बार वीडियोज़ को चला करके देख के तुम इसको रिकॉल कर सकते हो। This approach of providing for the losses but not recognizing it is called conservatism approach, है ना। चलो ये बात और है कि ये थोड़ा सा एक पेसिमिस्ट एटीट्यूड है, अरे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं मर गए तो ये पेसिमिस्ट अप्रोच है। लेकिन क्या है कि ठीक है यार, सेफ तो खेलना पड़ेगा। डेलिबरेट अटेम्प्ट टू अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी डिस्करेज्ड। हाँ, ये बात भी है। मान लो अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स को डेलिबरेटली जानबूझ करके कम करके दिखाया जा रहा है ना, एसेट्स की वैल्यू को जानबूझ करके कम करके दिखाया जा रहा है, तो पता है क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगी, हैंडसम प्रॉफिट होगा, तुमको लोन आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके के केसेस हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं। मैं उन सब बातों को डिस्कस करता हूँ, क्लासरूम में डिस्कस करता हूँ, बहुत सारी बातें डिस्कस करता हूँ, है ना, मज़ा आ जाता है बच्चों को। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं आप बंधु। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्त? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखो, जो मटेरियल हो, जो मतलब ऐसा हो कि हाँ यार पहचानी जा सके, चिन्हित किया जा सके, जो ठीक है, मतलब आइडेंटिफाइबल हो, है ना,
उसको रिकॉर्ड करो। जो इमटेरियल है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको क्या रिकॉर्ड करना भाई, हैं? उसको नहीं रिकॉर्ड करना। समोसे खा लिए उसको थोड़े ना रिकॉर्ड करना है, हाँ, लेकिन मशीन खरीदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिससे डिसीजन ना तुम्हारा डिसीजन चेंजेस हो सकते हो, डिसीजन मेकिंग पे जिस पे फर्क पड़ता हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड मटेरियल। तो क्या क्या माने, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स, efforts should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in the determination of income। the question अब आता है कि क्या मटेरियल फैक्ट है, सवाल ये पूछता है। तो मटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। दो बातें, इसका नेचर क्या है और इसमें पैसे कितने लगे हैं बंधु, है ना। मटेरियल किसको बोलेंगे, अगर रीजनेबली बिलीव किया जा सके दैट इट इज नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड यूजर, जो मैंने अभी भी बताया। तो मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ अ थिएटर वुड बी मटेरियल फैक्ट, क्योंकि इससे तुम्हारी फ्यूचर अर्निंग बढ़ जाएगी, है ना, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अडॉप्टेड और एनी लायबिलिटी विच इज लाइकली टू अराइज इन द फ्यूचर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट हो दे आर कॉल्ड मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। कुछ केसेस में व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज वेरी स्मॉल, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही छोटा अमाउंट है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो, तो स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड। वहाँ पर आप स्ट्रिक्टली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो स्टॉक ऑफ इरेजर है, पेंसिल है, स्केल्स है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इसको सीधे आप ना एक एसेट की तरह दिखा दो, वट एवर अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, लिख दो इसको कंज्यूम्ड और नॉट। सो द अमाउंट स्पेंड इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस। छोटा भी है, चाहे तुम्हारे स्टॉक में रखा हुआ, इसको तुम ना पास खर्च कर दिया तुमने, वो भी तुम्हारे पड़े हुए हैं, फिर भी इसको एज ए खर्चा दिखा दो यार, उसको एज ए स्टॉक के एज एन एसेट मत दिखाओ, ठीक है। तो छोटा छोटा खर्चा होता है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जिसको तुम वेरीफाई कर सको, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर, जिसको तुम वेरीफाई कर सको, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर लिखा कि मटेरियल तुमने परचेज किया, है ना, सपोर्टेड बाय द कैश रिसिप्ट फॉर द मनी पेड इफ द सेम इज परचेज ऑन कैश और कॉपी ऑफ इनवॉइस डिलीवरी चलान वट एवर इट इज। मतलब कि तुमने अगर उधार बेचा, उधार खरीदा है, तो तुम्हारे पास में डिलीवरी चलान होगा, इनवॉइस होगा, रिसिप्ट होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, यानी एविडेंस तुम्हारे पास होता है, ठीक है। The cost actually paid for an asset can be verified from the documents, but it is very difficult to ascertain the market value of an asset until it is actually sold. So not only that, the market value may vary from person to person and from place to place. So objectivity cannot be maintained if such value is adopted for accounting purpose. तो कौन सी वैल्यू लेनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अडॉप्ट करनी है तुमको यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर ही तुम इसको क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल हो सकता है अगर तुम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, मेंटेन करते हो। इसके बाद बंधु थोड़ा सा असेस योरसेल्फ है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। और इसके बाद ये आज जो है ना हमने क्या किया, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं असेस योरसेल्फ के लिए। मैंने कहा रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू इज कॉल्ड। सेम पीरियड में आपने कर दिया, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, है ना, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट होगा। As associated revenues is called recognition of expenses in the same period as associated realization concept होगा बॉस। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, realization concept होगा। तो याद रखना है the accounting concept that refers to the tendency of accountants to resolve uncertainty and doubt, ये prudence हो गया, conservatism हो गया, या इसको हम prudence भी बोलते हैं या हम conservatism भी बोलते हैं। revenue is generally recognized at the point of sale denotes the concept of, क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यार, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, सीधे ये भी उत्तर आपको मालूम। So the concept required that accounting transactions should be free from the objectivity. ठीक है ना, समझ गए। तो
इस तरीके से हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 11 कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी मैंने। 11 के 11 कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दोनों वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से इसको पढ़ना, सीखना, देखना, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर कुछ पढ़ना हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त हुआ, और थैंक यू वेरी मच।